नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत और अभिनंदन है आज की क्लास में। आज हम लोग घटनासार जो पत्रिका है करंट अफेयर की, उसके तहत पहली यूनिट राष्ट्रीय घटनाक्रम के दूसरे पार्ट के करंट अफेयर को देखेंगे और इसी के साथ संपूर्ण करंट अफेयर जो राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वो पीईटी हो या फिर समीक्षा अधिकारी हो या फिर संभावित यूपीपीसीएस प्री की परीक्षा हो, तो सारा कंटेंट जो है आपको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। मिथिला मखाना साथियों, ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहाँ का है साथियों? बिहार का है। बात अगर जीआई टैग की करें तो जीआई टैग जो है एक ऐसा प्रमाण है जो प्रोडक्ट विशेष को विशेष क्वालिटी के लिए प्रदान किया जाता है, जो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। क्वालिटी जो है क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है, जैसे कोल्हापुरी की चप्पल, ये फिर मिथिला मखाना हो गया, ये खास क्षेत्र में ही पैदा होता है, तो उसको एक विशेष पहचान देने के लिए जीआई टैग दे दिया जाता है। तो जीआई टैग जो है 1999 के एक्ट के तहत दिया जाता है और कभी कभी पूछ लिया जाता है किस मंत्रालय के अधीन इसको प्रदान किया जाता है, तो याद रखना व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। साथियों, बैकग्राउंड में हो सकता है आपको कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हों, क्योंकि रामलीला का दौर चल रहा है, तो कुछ आपको सुनने को मिल सकता है, तो उसको इग्नोर करिएगा। और मजबूरी है, आज सुबह आपको उपलब्ध नहीं करवा पाया मैं वीडियो, लेकिन अभी उपलब्ध करवा रहा हूँ। सिंगल यूज प्लास्टिक साथियों क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसके आयात, वितरण, उत्पादन और बिक्री सभी प्रारूपों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। तारीख याद कर लीजिएगा, 1 जुलाई 2022 से। महत्वपूर्ण है। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होती है मित्रों? केवल एक ही बार यूज में आती है, उसके बाद फेंक दिया जाता है उसको। लेकिन इसके साथ संकट ये रहता है, दिक्कत ये रहती है कि ये जो है जल्दी अपघटित नहीं होती है पर्यावरण में जाके, तो और ना ही इसको आसानी से पुनर्चक्रित किया जा सकता है। तो इस वजह से जो इन्वायरमेंट है वहाँ एज ए डिस पड़ी रहती है और धीरे धीरे इसका क्षरण होता है काफ़ी लंबे समय में। तो इससे जो प्रदूषक पदार्थ हैं जो इंसान के लिए, इंसान के साथ साथ सभी जीवों के लिए हानिकारक हैं, वो रिलीज होते रहते हैं और धीरे धीरे वो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं और सभी के लिए घातक सिद्ध होते हैं। बात करें नामसाई घोषणा की, तो क्या है साथियों? इस पे हस्ताक्षर हुए हैं। क्या है ये साथियों? पेमा खांडू, जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और हेमंत बिस्वा शर्मा, ये जो हैं असम के मुख्यमंत्री हैं। इन दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं इस समझौते पर। नामसाई एक स्थान है अरुणाचल प्रदेश का, वहीं पर दोनों ने मिलकर सीमा संबंधित समझौता किया है, तो उसी को नामसाई घोषणा नाम दिया गया है। पूछा जा सकता है नामसाई घोषणा संबंधित है, 4 विकल्प दिए रहेंगे और उनमें से आपको चयन करना है। अगला है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, 22 में जारी किया गया, लेकिन है 21 का। नीति आयोग ने जारी किया है। क्या है साथियों? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनोवेशन मतलब नवाचार को बढ़ावा देने वाले जो राज्य हैं उनको रैंकिंग प्रदान करना कि कौन नवाचार के मामले में पहले स्थान पे, कौन से दूसरे स्थान पे रहा है। तो इससे क्या होगा? इनोवेशन में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ेगी। मतलब अगर कोई राज्य जो है पहले मतलब अच्छी रैंक पा गया, तो नीचे वाला राज्य जो है उससे प्रतिस्पर्धा करेगा आगे निकलने के लिए। तो इस तरह से प्रतिस्पर्धा का एक माहौल बनेगा और क्या होगा? इससे राज्य का विकास सुनिश्चित होगा। फिर बात करें इस इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन रहा, तो साथियों ऊपर की बात बाद में करेंगे, क्योंकि इसको जो है 3 तरह से डिवाइड किया गया है, बड़े राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यों में। तो बड़े राज्यों के मामले में कर्नाटक सबसे ऊपर है, और पूर्वोत्तर में एमएनपी बोले तो मणिपुर, और इधर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़। ये तीनों राज्य जो हैं अपने अपने वर्ग में टॉप पे हैं, याद रखना है। फिर ध्वज संहिता की बात करें। ध्वज संहिता साथियों 2002 में प्रतिपादित की गई थी, उसमें संशोधन किया गया है। क्या संशोधन हुआ है? तिरंगा दिन और रात दोनों समय में फहराया जा सकेगा। पहले केवल दिन में फहराया जाना उचित माना जाता था। और दूसरा बदलाव क्या किया गया है?
मशीन और पॉलिस्टर से निर्मित जो ध्वज है उसका भी अब इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले केवल खादी से निर्मित और हस्त निर्मित तिरंगा का ही इस्तेमाल होता था। ऐसा क्यों किया गया है मित्रों? क्योंकि 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा अभियान को केंद्र में रखा गया है। तो साथियों, खादी को दरकिनार कर दिया गया है। तो इस दौरान जो है, जो बड़े बड़े संगठन थे गुजरात में ही, वो जो है धरने पे आ गए थे, उन्होंने विरोध किया था। मतलब खादी जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन में एक प्रतीक की तरह इस्तेमाल हुई थी, आज उसी को तिरंगे में इस्तेमाल होने से किनारे कर दिया गया। तो एक तरह का विरोधाभास है। खैर, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश क्यों चर्चा में है? क्योंकि वाहनों में इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने के लिए ये जो है चर्चा में रहा है। जोड़ने वाला पहला राज्य बना है इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम, ERSS। साथियों, एक साउथ की फिल्म है, मुझे उसका नाम याद नहीं है। उसमें क्या रहता है, कुछ इस तरह से जो वाहन है उनको एक डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है। जैसे ही एक्सीडेंट होता है तुरंत उस डिवाइस को मैसेज जाता है। वो डिवाइस जो है सारे हेडक्वार्टर और अस्पतालों को अलर्ट भेज देती है कि फ़लानी जगह पे फ़लाना एक्सीडेंट हुआ है, और जाके तुरंत वहाँ पे प्राथमिक जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराया जाए। फिर चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस की व्यवस्था हो। इस तरह से ऐसी व्यवस्था करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। क्या होगा साथियों? व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। जी हाँ, देखिए, इससे जो है व्हीकल जो वाहन है उसकी लोकेशन भी ट्रेस होगी और इसको जो है इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। तो जब व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से इसको मैसेज जाएगा और ये जो है सब एजेंसियों को सचेत कर देगा और तुरंत जो है मदद पहुंचेगी दुर्घटना होने के दौरान। चलिए, गुजरात की बात करें, क्यों चर्चा में है? सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य बना है। इससे क्या होगा साथियों? इससे प्रोत्साहन मिलेगा इस क्षेत्र में। तो इसी नीति को मद्देनज़र रखते हुए धोलेरा सेमिकॉन सिटी जो है स्थापित की जा रही है। कहाँ पर? ADB, बोले तो अहमदाबाद। बात करें सेमीकंडक्टर की, तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं साथियों जिनकी चालकता जो है, करंट का फ्लो जिसको कह सकते हैं आम बोलचाल में, जिनकी चालकता अचालकों से कम, जैसे शीशा हो गया, अचालकों से कम होती है, अचालकों से अधिक होती, माफ़ कीजिएगा, और जो चालक होते हैं उससे कम होती। चालक जैसे कापर हो गया, CU, कापर की चालकता ज़्यादा होती है। तो इनके बीच की स्थिति होती है। तो सेमीकंडक्टर ऐसे ही पदार्थ होते हैं। क्या क्या आता है सेमीकंडक्टर में? जर्मेनियम आता है, आमतौर पे जर्मेनियम और सिलिकॉन पूछ लिया जाता है, दोनों ही पूछ लिए जाते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। विकल्प में दिया रहता है निम्न में से, क्वेश्चन रहता है निम्न में से कौन सा सेमीकंडक्टर है, तो इन दो में से कोई एक भी उस विकल्प में सेट रहता है, तो याद रखिएगा। अनंगताल काहे चर्चा में भैया? क्योंकि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। अब सवाल बनता है कहाँ स्थित है? तो दिल्ली के मेहरौली, जो मेहरौली एक स्थान है साथियों, यहाँ पर एक स्तंभ भी है, लोहे का स्तंभ है, और उसको माना जा रहा है कि वो गुप्त काल का है। लेकिन जो तारीफ की बात है साथियों वो ये है कि उस पर आज भी जंग नहीं लगी है। तो कहीं ना कहीं वो उस समय की इंजीनियरिंग की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करता है। मेहरौली साथियों कहाँ? नियर KTM, बोले तो कुतुब मीनार के पास स्थित है। क्या? अनंगताल। निर्माण इसका किसने किया था? अनंगपाल ने, याद रखना है। तो इनके नाम ही से संबंधित है, अनंगपाल और अनंगताल। तोमर राजा थे साथियों, इन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी। जब स्थापना की थी तो दिल्ली का नाम क्या था मित्रों? ढिलकापुरी, ये भी याद रखना है। और 11वीं सदी में इन्होंने दिल्ली की स्थापना करी थी ढिलकापुरी नाम से, और उसका वर्तमान स्वरूप दिल्ली हो गया है। बुरहानपुर काहे चर्चा में भैया? क्योंकि MP का जिला है ये, और देश का पहला जिला बना है ऐसा जहां हर घर जल जो है उपलब्ध है, इसलिए इसको हर घर जल जिला कहा गया है। पहला देश का ऐसा जिला, मतलब टोंटी खोलो और स्वच्छ पीने योग्य पानी जो है आपको मिल जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में। ये बड़ी उपलब्धि है साथियों।
और किस योजना के तहत ऐसा किया है इसने, तो जल जीवन मिशन, जिसकी साथियों 15 अगस्त 2019 के दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी। सुपर बासुकी ट्रेन क्यों चर्चा में है, क्योंकि ट्रायल इसका कंप्लीट हुआ है। ट्रायल कंप्लीट हुआ है मतलब ट्रायल हुआ है, अभी ये प्रयोग में नहीं आई है विधिवत रूप से। तो देश की लॉन्गेस्ट मालगाड़ी है, सबसे लंबी मालगाड़ी है साथियों, लगभग 300 डिब्बे हैं इसमें। ये याद करने का पॉइंट नहीं है, इसकी लंबाई याद कर लीजिएगा, 3.5 किलोमीटर लंबी है साथियों ये जो मालगाड़ी है। ये याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, तो कोरबा से चलाई गई कहाँ तक, राजनांदगांव। जी हाँ, कोरबा छत्तीसगढ़ में है और राजनांदगांव कहाँ है, नागपुर में। नाग याद रखिएगा, नाग और नांद। तो नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। क्लियर हो गया। मंडला जिला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला इसको घोषित किया गया, मंडला जिला। अब कार्यात्मक रूप से साक्षर मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो अपना नाम लिखने में सक्षम है और गिनती लिखने में भी सक्षम है। तो ऐसा पहला जिला घोषित किया गया है देश का। और मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला है ये मंडला, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ट्रोस एशिया बायोमेडिकल ने पहला, ट्रोस नहीं मित्रों, ट्रांस है, याद रखिएगा, बिंदी रखने के बजाय मात्रा लग गई है। ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स ने पहली स्वदेशी RT-PCR किट जो है लॉन्च की है। किसके लिए, मंकी पॉक्स के लिए, याद रखना है। कंपनी का नाम पूछा जा सकता है कि मंकी पॉक्स के लिए किसने RT-PCR किट लॉन्च की है, तो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स ने, याद रखना है, भारतीय कंपनी है। देश का पहला फ्यूल सेल, बोले तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च की गई है। कहाँ पर, देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च की गई है, कहाँ, पुणे में, महाराष्ट्र में। क्या होगा साथियों, इसके दौरान H2O का उत्सर्जन होगा, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड जैसे वायु प्रदूषकों का। और इसको भविष्य का स्वच्छ ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। तो स्वाभाविक सी बात है, इससे कार्बन उत्सर्जन शून्य होगा, बजाय इसके जल का उत्सर्जन होता है। 100% हर घर जल प्रमाणित राज्य। साथियों इससे पहले हमने किसकी बात की थी, इससे पहले साथियों हमने बात की थी बुरहानपुर की। देखिए बुरहानपुर की बात की थी, कहाँ, MP में। ये कौन था, ये देश का पहला हर घर जल जिला था। अब आगे जो बात हो रही है मित्रों, वो हो रही है देश के पहले हर घर जल प्रमाणित राज्य की। तो वो कौन है मित्रों, गोवा है, याद रखना है। और यदि बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश की, तो वो कौन है, दादर नागर हवेली और दमन दीव। ये हैं साथियों, दोनों को मर्ज कर दिया गया है मित्रों। तो दादर नागर हवेली एवं दमन दीव ये पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो 100% हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश है। फिर आए बात स्मृति वन स्मारक। स्मारक है तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी की याद में ही इसको स्थापित किया गया होगा। तो इसका उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। और गुजरात में कहाँ, भुज में। क्यों साथियों, 26 जनवरी 2001 को यहाँ पर भूकंप आया था और इसमें लगभग 12-13 हज़ार लोग मारे गए थे। तो उनकी याद में जो है ये भारत का पहला भूकंप स्मारक जो है स्थापित किया गया है, कहाँ, भुज में। तो स्मृति वन स्मारक कहाँ स्थित है मित्रों, गुजरात के भुज में। किस लिए, भूकंप जो आया था उस समय उससे प्रभावित होकर मरने वाले लोगों की याद में। खंडवा का है चर्चा में भैया, दुनिया का BT बोले तो बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क, मध्य प्रदेश जो है बहुत ही चर्चा में है। कहाँ स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। ओंकारेश्वर बांध, जो ओंकारेश्वर बांध है उसमें जो है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क जो है स्थापित किया जा रहा है। और क्षमता इसकी कितनी है, 6000 मेगावाट, ये भी याद रखना है। फिर है वन संरक्षण नियम 2022। ये देखिए साथियों, नियम है, अधिनियम नहीं है, ये बात याद रखनी है। एक नियम बनाया गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अधिसूचित किया गया है इस नियम को, ये याद रखना है।
एक सवाल ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम जो है लागू हुआ था कब, विकल्प में दिए रहेंगे 4 वर्ष, तो उनमें से एक 1980 भी रहेगा, याद कर लीजिएगा। वन संरक्षण सुनिश्चित करने संबंधी नियम है ये, मतलब वन को किस तरह संरक्षित करना है उसके लिए नियम बनाए गए हैं, जैसे निगरानी हेतु सलाहकार समिति की स्थापना, स्क्रीनिंग कमेटी के गठन की बात, ये इस तरह के उपाय बताए गए हैं। और एक और नियम है, 40 हेक्टेयर तक की वन भूमि अगर किसी प्रयोग में लाई जाती है, चाहे वो सड़क निर्माण हो या फिर कोई इकाई स्थापित करनी हो, उनकी जांच के लिए एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना 40 हेक्टेयर तक की वन भूमि के प्रयोग से संबंधित है। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA क्या है मित्रों? ये एक वेधशाला है। कहाँ स्थित है? यूके, बोले तो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कहाँ? गढ़वाल में। कार्य क्या है इसका? अंतरिक्ष गतिविधियों पर नज़र रखना, मतलब कौन सा सैटेलाइट कहाँ पे नज़र रख रहा है, कहाँ घूम रहा है, किस एरिया को कवर कर रहा है, कौन सा ग्रह किस तरह से चक्कर लगा रहा है, मतलब जो भी गतिविधियां हैं अंतरिक्ष संबंधी उन पर नज़र रखेगा साथियों। ये भारत की पहली ऐसी वेधशाला है। अभी हाल ही में साथियों यूक्रेन और रूस का जब विवाद चल रहा था तो रूस के कुछ सैटेलाइट जो हैं वो भारत में देखे गए थे, और ऐसे ही साथियों चाइना भी अक्सर अपने सैटेलाइट भेजता रहता है। तो अभी तक हम क्या करते थे? अमेरिका जैसे देशों की मदद लेते थे, लेकिन अब जो है हमारी खुद की वेधशाला स्थापित हो गई है, तो याद रखना है। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, याद रखना है इसको, क्या है, काहे से संबंधित है? मोबाइल इंटरनेट की स्पीड से संबंधित है। इस मामले में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, अर्थात यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड सर्वाधिक है, और भारत का स्थान चौथा है, तो 118वां स्थान है। बात करी जाए 15 अगस्त 2022 की बात करी जाए तो इस दौरान मोदी जी ने जो है 5 प्रकार के प्रण लिए जाने की बात कही। माफ कीजिएगा। गुलामी का अंश भी ना रहे देश में, एक तो बात ये। दूसरा प्रण जो है, विरासत पर हम गर्व करेंगे। तीसरा प्रण है एकता और एकजुटता को, तीसरा और चौथा दोनों इसी में सम्मिलित हैं। एकता और एकजुटता को हम बढ़ावा देंगे। नागरिकों के कर्तव्यों को रेखांकित करेंगे। तो इस तरह के लक्ष्यों को लेके हम चलेंगे कब तक? 2047 तक। तो यही प्रण है, इनको प्रण के रूप में लेना है। फिर है सिविल यूके जेके परिसीमन आयोग रिपोर्ट, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, यहाँ से सवाल गिर सकता है। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। परिसीमन साथियों क्या होता है? परिसीमन एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि जो प्रत्याशी रहता है चुनाव लड़ने के लिए, उस जितने भी प्रत्याशी रहते हैं किसी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में, उन सब के लिए समान मतदाताओं की संख्या सुनिश्चित करना। ठीक है? तो मान लिया कोई एक्स क्षेत्र है और यहाँ पे और एक वाई क्षेत्र है, तो यहाँ अगर कोई ए कैंडिडेट खड़ा है और यहाँ कोई बी कैंडिडेट खड़ा है, तो लोकतंत्र सही मायने में कब स्थापित होगा? जब ए को भी समान मतदाता मिलेंगे। मान लिया 20 मतदाता मिल रहे हैं और इसको भी 20 मिल रहे हैं, तो ये जो संख्या है ना 20, इनको चाहे क्षेत्र को घटा बढ़ा के सुनिश्चित करना पड़े या फिर जनसंख्या घटा बढ़ा के सुनिश्चित करना पड़े, इस तरह से सुनिश्चित किया जाता है। तो ए और बी के बीच किसी तरह का भेदभाव ना रहे, इसके लिए परिसीमन किया जाता है, और परिसीमन की प्रक्रिया के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। ऐसा ही एक आयोग गठन किया गया है, किसके संदर्भ में? जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। तो यहाँ पर साथियों ये आयोग जो है किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? रंजना प्रकाश देसाई, जो कि सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश भी रही हैं। तो परिसीमन आयोग ने रिपोर्ट दी, उसमें क्या बताया है कि बीएस बोले तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं जम्मू कश्मीर में? 90, और लोकसभा की एलएस की सीटें कितनी हैं? 5। 90 में साथियों 9 सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं और 7 सीटें जो हैं एससी के लिए आरक्षित की गई हैं। तो ये आंकड़ा जो है एकदम रट लो, सवाल में जरूर गिरेगा, मतलब परीक्षा में जरूर गिरेगा। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020, इसको सीआरएस भी कहते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या आंकड़ा निकल के आया है कि मृत्यु दर में जो है मैक्सिमम, ये ऊपर के लिए जो एरो बना है, तीर बना है, इसका मतलब है वृद्धि हो रही है। तो मृत्यु दर में मैक्सिमम
वृद्धि कहाँ हुई है? बिहार में सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं। फिर मैक्सिमम लिंगानुपात साथियों कहाँ है? जन्म के समय LD के बोले तो लद्दाख में, और मिनिमम लिंगानुपात कहाँ है? मणिपुर में। बस इतने ही फैक्ट याद रखने हैं, 1 2 3 फैक्ट हैं मात्र, उनको याद रखना है। फिर आया है NFHS 5, महत्वपूर्ण है साथियों, एक सवाल आ सकता है यहाँ से, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, मतलब ये 5वां चरण है साथियों, सर्वे होता रहता है स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी जो क्षेत्र हैं इनको आधार बना के। तो ये जो रिपोर्ट जारी हुई 2022 में, उसके अनुसार साथियों जो प्रजनन दर है देश की उसमें कमी आई है, 2.2 से घट के कितनी हो गई है? 2, ये याद रखना है। निर्णय लेने की भागीदारी में साथियों एफी की भूमिका बढ़ी है, एफी बोले तो फीमेल्स, उनकी भूमिका बढ़ी है। मेल्स और फीमेल्स में मोटापा भी बढ़ा है। तीसरा है संस्थागत प्रसव, जो पहले साथियों 69 नहीं, ये सुधार कर लीजिएगा, 79% है। जो पहले 79% था वो अब बढ़कर कितना हो गया है? संस्थागत प्रसव 89%। संस्थागत क्या हो गया है कि जो प्रसव, जो भी बच्चे के जन्म से संबंधित जो प्रक्रिया है वो अब घर में ना होकर अच्छे अस्पताल में होना वही संस्थागत प्रसव कहलाता है। लेकिन ये मामले किस राज्य में सर्वाधिक हुए हैं, देखने को मिले हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, ARUP, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही। तो सर्वाधिक संस्थागत प्रसव वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है, और टोटल जो वृद्धि देखी गई है वो 10% की, 79 से 89 हो गई है। 5 राज्य जो हैं ऐसे हैं मित्रों जिनकी प्रजनन दर 2 से भी ऊपर है। ये 2 है पूरे देश की साथियों, और इनकी जो प्रजनन दर है वो इससे भी ज़्यादा है। तो ऐसा कौन सा राज्य है? पहले मेघालय, फिर बिहार, झारखंड, मणिपुर और फिर यूपी की कितनी है? 2.35। सभी की इनकी ज़्यादा है। क्रम चाहें तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये याद रखिएगा 5 राज्यों की प्रजनन दर सर्वाधिक है, और उसमें भी यूपी की सर्वाधिक है। माफ़ी चाहता हूँ। पूर्णिया का है चर्चा में भैया, अब कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। देश का पहला इथेनॉल संयंत्र है। इसका उद्घाटन जो है किसने किया है? बाई एन के बोले तो नीतीश कुमार जी ने। कुर्सी मुख्यमंत्री इनको कहते हैं लोग। हरित पहल किससे संबंधित है? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, जो प्लास्टिक का कचरा होता है साथियों, इसको प्रबंधित करने से संबंधित जो जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए हरित पहल को लॉन्च किया गया है। साथ ही इससे संबंधित एक शुभंकर मैस्कॉट, उसका नाम है प्रकृति, उसको भी लॉन्च किया गया है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, याद रखना है। तो पूछा जाए हरित पहल और प्रकृति किससे संबंधित हैं, तो नहीं भूलना है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित हैं। EV चार्जिंग स्टेशन, EV का मतलब मित्रों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से है। तो महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया मुंबई में हाजी अली स्थान पे लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार ने देश का पहला EV चार्जिंग स्टेशन, जो बायोगैस से चलित है, मतलब जो जीवाश्मों से प्राप्त नहीं है, बायोगैस से चलित है मित्रों। उसमें क्या है? खाद्य अपशिष्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। जो भी खाना बचेगा होटलों में या फिर घरों में, जो इकट्ठा किया जाएगा उसको, खाने को, और ले जाके इसमें डाल दिया जाएगा प्लांट में, और वहाँ से बायोगैस पैदा की जाएगी, और उससे जो है ऊर्जा पैदा की जाएगी, बिजली, और उससे जो है जो वाहन है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उनको चार्ज किया जाएगा। इस तरह से काम करेगा। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ग्रीन H का मतलब हाइड्रोजन और प्लांट, कहाँ मित्रों? असम में स्थापित किया गया है, असम के जोरहाट में। किसके द्वारा? OIL के द्वारा, ये भी याद रखना है। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि इसकी चर्चा बजट में की गई थी। कौन से बजट में? 2022-23 में, इसी बजट में। तो क्या हुआ है मित्रों? चर्चा में कहा है, नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट जारी कर दिया है इससे संबंधित। क्या है? चार्ज की गई बैटरी से डिस्चार्ज बैटरी का आदान प्रदान करना, बिना बैटरी वाले वाहनों की बिक्री करना। इससे क्या होगा साथियों? बिना बैटरी का वाहन बेचा जाएगा, और कुछ स्टेशन ऐसे बनाए जाएंगे
और उन स्टेशनों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। और उस नेटवर्क को कैसे तैयार करना है, उसी के संदर्भ में नीति आयोग ने ड्राफ्ट जारी किया है। तो क्या होगा, ये जो बिना बैटरी का जब कोई उपभोक्ता वाहन खरीदेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसकी कास्ट में, जो कीमत में है, वो कुछ कमी आएगी, तो उससे वाहन खरीदना आसान होगा। इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, जब सस्ते हो जाएंगे तो बढ़ावा मिलेगा। तीसरा जो है वो बैटरी इन्हीं स्टेशनों से जाके बदल लेगा, कुछ धनराशि पे करके वहाँ से बैटरी ले लेगा और उसको चलाएगा। जैसे ही डाउन होगी तो डाउन होने के बाद वो डिस्चार्ज होने के बाद वो उसको 2 घंटे 3 घंटे लगा के चार्ज नहीं करेगा, उसको जाके इसी स्टेशन पे फिर से बदला डिस्चार्ज बैटरी को वहाँ रखा और चार्ज बैटरी को उठाया, फिर से लगाया, फिर से चल दिया। तो इस तरह से साथियों क्या होगा, जो वाहन हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनमें निरंतरता सुनिश्चित होगी, उनकी गति में निरंतरता। मतलब वो ये नहीं कि डाउन हो गया, डिस्चार्ज हो गया, लेके बैठे 3 घंटे चार्ज कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकलों की मांग बढ़ेगी और इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा। तो यही है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, याद रखना है। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जीपी बोले तो ग्राम पंचायत, पहले भी हमने शॉर्ट वीडियो में भी बताया, इसको पल्ली बना है जम्मू कश्मीर का। कार्बन न्यूट्रल मतलब यहाँ जो भी ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं उनको रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में पूरा किया जाएगा। मतलब कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, फिर चाहे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए या फिर विंड एनर्जी का। तीसरा है भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल बस सेवा, किसने शुरू की है, महाराष्ट्र ने शुरू की है, याद रखना है। 7वां रायसीना संवाद, बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल ये आ सकता है, ये क्रम भी याद रखना है। 7वां रायसीना संवाद कब आयोजित हुआ, 2022 में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ, एनडी नई दिल्ली में। 2016 में पहला आयोजित हुआ था। कौन करता है, विदेश मंत्रालय इसको आयोजित करता है। अतिथि कौन था मित्रों, उर्सुला वान डेर लियोन थी, यूरोपियन यूनियन की प्रमुख। देख लीजिएगा, मैं शायद भूल रहा हूँ, लेकिन ये एग्जैक्ट है, उर्सुला वान डेर लियोन ही मुख्य अतिथि थी। तो काम क्या है मित्रों इसका, रायसीना संवाद जैसा कि नाम से विदित है, संवाद किया जाएगा किसके बीच, जो देश विदेश से नेता आएंगे, जानकार आएंगे, वैज्ञानिक आएंगे, आपसी संवाद होगा। उससे क्या होगा, नए विचारों का जो है उद्भव होगा और हो सकता है किसी देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करें वो विचार। तो राजनीतिक आर्थिक सम्मेलन है जिसमें वक्ता और संगठन जो हैं शामिल होते हैं, यही है रायसीना संवाद। ये जो है सिंगापुर में एसजीपी में एक होता है सांग्रीला संवाद, इसी तरह का, उसी की तर्ज का है ये रायसीना संवाद। रायसीना हिल से संबंधित है, जो कि दिल्ली में स्थित है, रायसीना हिल पे दिल्ली स्थित है। जंगली गधों के संरक्षण के लिए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। साथियों, जंगली गधों की बात हो रही है तो कहाँ, गुजरात की बात हो रही है, कच्छ के रण की बात हो रही है। यहाँ साथियों जो गधे हैं जंगली, वो ना तो एकदम पूर्ण गधे के रूप में दिखाई देते, मतलब ना तो उनकी पहचान गधे के रूप में की जा सकती, ना ही एक घोड़े के रूप में की जा सकती है। तो उनको अक्सर घुड़खर कह दिया जाता है। खैर ये सब छोड़ दीजिएगा, इतना याद रखिएगा कि जंगली गधों के संरक्षण के लिए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। कहाँ, गुजरात में। और गुजरात में कहाँ, रणखार नामक स्थान को, ये याद रखना, रणखार और गुजरात। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग साथियों कहाँ बनाई जा रही है, सिंकुला दर्रे पर बनाई जा रही है, याद रखना है। इसकी लंबाई भी रट लेनी है, 4.25 किलोमीटर। लद्दाख से एचपी बोले तो हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगी साथियों ये सुरंग, सबसे ऊंची सुरंग है। लद्दाख के जास्कर घाटी को जोड़ेगी हिमाचल प्रदेश से। प्रोजेक्ट योजक के तहत इस मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो पूछा जाए प्रोजेक्ट योजक किससे संबंधित है, तब भी आप बताएंगे। लंबाई पूछ ली जाएगी तब भी आप बताएंगे, और किन 2 स्थानों को जोड़ रहा है तब भी आप बताएंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। तमिलनाडु देश का पहला समुद्री शैवाल सीवीडी पार्क जिसको कहते हैं स्थापना करने की घोषणा करने वाला पहला राज्य हो गया है। तो सीवीडी क्या है मित्रों, पानी के नीचे एक जंगल की तरह होता है, जंगल का निर्माण करते हैं सीवीडी। अब जंगल होगा तो एक छवि आएगी,
दिमाग में कि भाई जड़ें होंगी, तना होगा, पत्तियां होंगी, फूल होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है साथियों। इसमें CBD में ऐसा कुछ नहीं होता, ना जड़ होता है, ना तना होता है, ना पत्ती होती है, ना ही फूल होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? केल्प फॉरेस्ट साथियों, काई जिसको आम भाषा में कहें, उसी को शैवाल कहते हैं। एलगी, घर में नल वगैरह या फिर कहीं ऐसी जगह पे देखिए जहाँ पे ज़्यादा पानी भरा रहता है, तो वहाँ पे शैवाल पैदा हो जाते हैं। तो इसी तरह के शैवाल जो हैं समुद्र में पाए जाते हैं। तो ऐसे ही पार्क की स्थापना करेगा तमिलनाडु। इनको क्या, CBD को क्या कहते हैं? समुद्री जीवों की नर्सरी। मतलब ये जो हैं, जो समुद्री जीव हैं, चाहे मछलियाँ हों, चाहे घोंघा हों, या फिर अन्य कोई जीव हों, उनके लिए एक तरह से नर्सरी का काम करते हैं ये CBD। मतलब समुद्री जैव विविधता को सुनिश्चित करेगा ये पार्क। इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। कैंसर जैसी जो बीमारी होती है उसके निदान में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इससे जो है इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण है ये पार्क। एक्वेरियम, इसको पहले भी हम पढ़ा चुके हैं मित्रों। भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक। जैसा कि नाम से जाहिर है ये डाटा बैंक है और डिजिटल है, तो क्या होगा? जो भी जल स्रोत हैं उनकी अवस्थिति के बारे में उनकी अवस्थिति की जानकारी जो है एक बैंक में रख दी जाएगी। तो वो कहाँ है? बेंगलुरु में। जब जानकारी एक जगह डिजिटल फॉर्मेट में तैयार रखी होगी तो इससे क्या होगा साथियों? उस जल क्षेत्र से संबंधित नीतियाँ बनाने में मदद मिलेगी और जल संकट को कम किया जा सकेगा उन नीतियों के माध्यम से। इंडिगो क्या है मित्रों? स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम, जो कि गगन है साथियों, उसका यूज करने वाली पहली एयरलाइन बनी है भारत की, याद रखना है। फिर है गगन, मतलब गगन का ही इसमें फुल फॉर्म इसकी हमने यहाँ पे दे दी है आपको, कभी कभार पूछ ली जाती है, तो याद रखना है जियो आगमेंटेड नेविगेशन। सांबा, ये गब्बर वाला सांबा नहीं है साथियों, ये जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है। काहे चर्चा में है? क्योंकि 100% घर कवर किए हैं। काहे के द्वारा? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY। इस योजना के तहत 100% जो घर हैं उनको कवर किया गया है। किस ज़िले में? तो सांबा ज़िले में। तो जम्मू कश्मीर का ज़िला है, जम्मू कश्मीर में भी जम्मू का, याद रखना है। देश का ऐसा पहला ज़िला होगा, ये भी याद रखना है साथियों। ये सारे करंट अफेयर कंप्लीट हुए हैं और ये पहली यूनिट जो है घटनासार पत्रिका के तहत आपको निचोड़ के रूप में उपलब्ध करवाई गई है और पूरा प्रयास किया गया है कि कुछ भी ना छोड़ा जाए, लेकिन जो चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं उनको मैंने छोड़ दिया है। निश्चिंत होकर तैयार कर लीजिएगा, इतने में ही सारा फंस जाएगा जो भी राष्ट्रीय घटनाक्रम होगा। आगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ेंगे, उसके बाद आर्थिक घटनाक्रम, फिर और छोटे मोटे जो हिस्से बचेंगे उनको निचोड़ेंगे बैठ के दोनों लोग और बेहतर परफॉर्म करेंगे परीक्षा में। तो आज के लिए इतना ही। PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से डाउनलोड करिए, उसको बार बार रगड़िए, रट जाइए एकदम। भैया करंट जो है, जो हाल फिलहाल के ट्रेंड को अगर ध्यान में रखा जाए तो सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है, अपरिहार्य है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।